एमसीक्यू। एमसीक्यू हम कंजंक्शन के देखेंगे। तो एमसीक्यू में बढ़ने से पहले सबसे पहले हम ये देखें कि कंजंक्शन क्या होता है। हालांकि ये हमने डिटेल में हमारे टॉपिक में इसे कवर कर लिया, हर एक कंजंक्शन जो है उसका डिटेलिंग में हमने हमारे टॉपिक में कंजंक्शन वाले में इसे देख लिया है। लेकिन एमसीक्यूज पर बढ़ने से पहले सबसे पहले हम एक क्विक रिवीजन इसका देखेंगे कि कंजंक्शन क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं और कैसे काम करते हैं। तो यदि हम कंजंक्शन की बात करें तो कंजंक्शन मीन्स क्या हो जाएगा, संयोजक। कंजंक्शन मीन्स दो सेंटेंस को जोड़ने वाला शब्द, ठीक है। तो दो सेंटेंस को जोड़ने वाला जो शब्द रहेगा उसे हम कंजंक्शन बोलेंगे। और यदि हम कंजंक्शन की प्रॉपर डेफिनेशन देखें तो कंजंक्शन क्या होता है कि कंजंक्शन इज अ वर्ड दैट जॉइंस वर्ड्स, फ्रेजेस, क्लॉज एंड सेंटेंसेस। तो मीन्स क्या करेगा, कंजंक्शन जोड़ने का काम करेगा, एक ब्रिज का काम करेगा। किन के बीच में, चाहे वो वर्ड्स हो सकते हैं या फिर दो फ्रेजेस हो सकते हैं या फिर दो वाक्य हो सकते हैं या फिर दो क्लॉजेस हो सकते हैं। तो यदि इन्हें जोड़ना है, दो सेंटेंसेस को जोड़कर हमें एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है तो हम कंजंक्शन का यूज़ वहाँ पर करेंगे, ठीक है। तो ये तो डेफिनेशन की बात हुई और ये मीनिंग हुआ कंजंक्शन का। यदि हम इसके टाइप की बात कर लें तो दो टाइप के कंजंक्शन यहाँ पर हमें देखने हैं। सबसे पहले देखेंगे कोऑर्डिनेट कंजंक्शन, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, और इसी के अंतर्गत एक और कंजंक्शन आता है कोरिलेटिव कंजंक्शन। तो बेसिकली यदि हम मॉडर्न इंग्लिश के हिसाब से बात करें तो कंजंक्शन तीन टाइप्स के हो जाएंगे कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, कोरिलेटिव कंजंक्शन और सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, ठीक है। लेकिन कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के अंतर्गत ही कोरिलेटिव कंजंक्शन आता है। सिर्फ वहां पर जो कंजंक्शन रहेंगे वो पेयर में होते हैं, एक वर्ड ना होकर दो वर्ड होंगे और पेयर में उसका यूज किया जाता है, जैसे कि आइदर और, नाइदर नॉर, बोथ एंड, इस तरीके से, नॉट ओनली बट ऑल्सो। तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की यदि हम बात कर लें तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या होंगी कि ऐसे कंजंक्शन या ऐसे वर्ड जिन्हें हम कंजंक्शन बोल रहे हैं वो क्या हो, सेम रैंक के सेंटेंसेस को जोड़े या फिर सेम ग्रामेटिकल यूनिट्स को जोड़े, ठीक है। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि सेम रैंक मतलब यदि हम दो सेंटेंस को जोड़ रहे हैं, ठीक है, या हम दो वर्ड्स को जोड़ रहे हैं तो उनका जो वेटेज रहेगा उस सेंटेंस में, जो उनकी मुख्य भूमिका रहेगी वो सेम होनी चाहिए। जैसे कि यदि मैं बात करूं कि राम और श्याम भाई हैं, ठीक है, तो यहाँ पर मुझे राम और श्याम को जोड़ना है। तो राम इज, तो कैसे जोड़ेंगे, राम एंड श्याम इज अ ब्रदर, ठीक है। तो राम और श्याम भाई है, तो यहाँ पर राम और श्याम को जोड़ने के लिए हमने एंड का यूज किया, ठीक है। एंड का हमने यूज किया तो यहाँ पर दोनों को ही क्या सेम रैंक मिल रही है कि नहीं मिल रही है। मीन्स राम क्या है यहाँ पर हमारी नाउन है और श्याम की यदि हम बात करें तो वो भी क्या है यहाँ पर नाउन। तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या बोलता है कि सेम रैंक के हो सेंटेंसेस या जो ग्रामेटिकल यूनिट्स हों वो कैसी हो, सेम हो। जैसे कि एडवर्ब को एडवर्ब से जोड़ना हो, ग्रामेटिकल यूनिट्स क्या हो गई, जितने भी हमारी पार्ट्स ऑफ स्पीच, एडजेक्टिव को एडजेक्टिव से जोड़ना हो, फ्रेजेस को फ्रेजेस से जोड़ना हो, नाउन को नाउन से, प्रोनाउन को प्रोनाउन से। यदि किसी सेंटेंस में दो प्रोनाउन आ रही और उनकी रैंक समान है तो वहाँ पर हमें कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का यूज करना होगा। तो इसके एग्जाम्पल्स क्या क्या होंगे, जैसे कि हमने देखे भी हैं हमारे कंजंक्शन वाले टॉपिक में डिटेल में। तो ये हो गया यहाँ पर फॉर, ठीक है, एंड हुआ, बट, सो, यट, नॉट, और, ईदर और, सच दैट। यहाँ पर ध्यान रखना, सच दैट मतलब यहाँ पर ये स्पेस है उसके बाद दैट, बोथ, एंड, नॉट ओनली बट ऑल्सो और एक्सेट्रा। ऐसे कई और भी हैं जो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की कैटेगरी में आते हैं। तो यहाँ पर जो हम पेयर वाले कंजंक्शन देख रहे हैं, जैसे कि क्या हो गया, ये सच दैट, दो वर्ड्स का यूज हो रहा है ना यहाँ पर, सच दैट, ठीक है, बोथ एंड, नॉट ओनली बट ऑल्सो, ठीक है। तो ये जो कंजंक्शन है ये है तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, और कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के अंतर्गत ही एक और दे दिया नाम इन्हें, कोरिलेटिव कंजंक्शन, जो कि पेयर्स में आते हैं। तो यहाँ पर हमें कंफ्यूज नहीं होना, ये कोरिलेटिव कंजंक्शन हो गए, ठीक है। दूसरा जो टाइप था वो था सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की बात। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन यहाँ पर क्या कहा जा रहा था कि ऐसे वर्ड्स या ऐसे कंजंक्शन वर्ड्स
जो क्या करें, सेम रैंक के सेंटेंसेस को जोड़ें या सेम ग्रामेटिकल यूनिट्स को वहाँ पर क्या करें, जोड़ें। ठीक है, तब एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनेगा। अब यहाँ पर है कि कोई सेंटेंस ऐसा आ जाता है जिसमें ग्रामेटिकल यूनिट्स तो रहे हमारी, लेकिन एक मेन रहे और दूसरी उस पर डिपेंड करे, मतलब अलग अलग मीनिंग यहाँ पर उनका नहीं होना चाहिए। यहाँ पर क्या होगा कि ऐसी यूनिट्स रहेंगी जो कि क्या करेंगी, सेम रैंक की होंगी। सेम रैंक मतलब कि क्या हो जाएगा यहाँ पर कि ये दोनों ही, इन दोनों के बिना सेंटेंस पूरा कंप्लीट ना हो। और यहाँ पर ऐसे सेंटेंसेस रहेंगे जिसमें एक सेंटेंस तो मेन रहेगा, दूसरा जो मेन क्लॉज है उस पर डिपेंड करेगा। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की बात करें तो वो कैसी कंजंक्शन हो जाएंगी कि क्या करेंगे, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज को एक डिपेंडेंट क्लॉज के साथ जोड़ेंगी। किसके साथ, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज को एक डिपेंडेंट क्लॉज के साथ जोड़ेंगी। ऐसी जो कंजंक्शन रहेंगी वो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कहलाएंगी। मतलब यहाँ पर रैंक से समान नहीं रहेगी। अब यहाँ पर एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, ठीक है, तो इसकी रैंक कैसी हो जाएगी, हाई हो जाएगी कि नहीं, क्योंकि वो अपने में पूरा अपना कंप्लीट एक मीनिंग रखे हुए। लेकिन जो डिपेंडेंट क्लॉज है वो क्या, इंडिपेंडेंट पर डिपेंड करेगा, तो उसका अपना यहाँ पर एक अस्तित्व नहीं होगा। तो मतलब ये क्या हुआ, ये सेम रैंक के, समान रैंक के यहाँ पर सेंटेंसेस नहीं होंगे। समान रैंक के सेंटेंस को जोड़ना है तो हम कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के पास जाएंगे, और एक हमें इंडिपेंडेंट क्लॉज को डिपेंडेंट क्लॉज से जोड़ना है तो हम सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का यूज वहाँ पर करेंगे। इसके अंतर्गत कौन कौन सी आ सकती है हमारी कंजंक्शन, तो ये हो जाएगी व्हेन, टिल, अनटिल, बिफोर, व्हाइल, सो दैट, दो, ऑल्दो, बिकॉज, सिंस, इफ, इवन इफ। तो ऐसी कई टाइप की और जो कंजंक्शन है वो इसमें हमारे इस कैटेगरी में, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की कैटेगरी में आएंगी। तो दो टाइप हो गए हमारे, कोऑर्डिनेटिंग और सबऑर्डिनेटिंग। यहाँ पर जितनी भी कंजंक्शन लिखी हुई हैं उन्हें सब को हमने डिटेल में हमारे कंजंक्शन वाले चैप्टर में कंप्लीट किया है। ये एक हमारा रिवीजन हुआ कि कंजंक्शन कैसे कहते हैं और कैसे ये काम करेंगे। अब हम यहाँ पर बात करेंगे हमारे एमसीक्यूज को। पहला एमसीक्यू क्या है यहाँ पर कि वी एट अ पिज्जा ब्लैंक अ कबाब। ठीक है, तो ये एमसीक्यू की यदि हम बात करें तो हमें यहाँ पर कंजंक्शन के साथ इन्हें ऐड करना है। कौन सी कंजंक्शन आएगी, अच्छा हम पहले जीरो लेवल से हमारे एमसीक्यूज स्टार्ट करेंगे, फिर धीरे धीरे जो लेवल होगा एमसीक्यूज का वो हाई होता जाएगा। तो पहला हमारा एमसीक्यू हुआ, क्वेश्चन हुआ, वी एट अ पिज्जा ब्लैंक अ कबाब। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमें देखना है कि कौन सी कंजंक्शन इसमें आएगी, बट आएगी, एंड, सो या फिर और। तो पहले हम मीनिंग देखें क्या होता है। वी एट अ पिज्जा, हमने एक पिज्जा खाया था, और क्या खाया था, कबाब खाए थे। तो अब यहाँ पर हमें देखना है कि कौन सी हमारी जो कंजंक्शन है उसमें सुटेबल होगी। तो सबसे पहले देखा कि यहाँ पर ज्वाइन आखिर में हमें किसे करना है, ज्वाइन हमें करना है यहाँ पर पिज़्ज़ा को किसके साथ, कबाब के साथ। ठीक है, तो यहाँ पर पिज़्ज़ा एक नाउन हुई कि नहीं हुई, और यहाँ पर कबाब भी क्या हुआ, एक नाउन हुआ। तो नाउन को हम किसके साथ जोड़ रहे हैं, नाउन के साथ। मतलब रैंक दोनों की कैसी हुई, सेम रैंक हुई। सेम रैंक की यहाँ पर ग्रामेटिकल यूनिट्स है, नाउन प्लस नाउन। तो यहाँ पर इसका मतलब क्या होगा कि हमारी कौन सी यहाँ पर कंजंक्शन आएगी, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन आएगी। अच्छा, आप कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की बात कर लें तो सबसे पहले यहाँ पर हम एलिमिनेट करेंगे कि कोई सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन तो नहीं है। तो हमने सबसे पहले देखा बट सबऑर्डिनेटिंग है क्या, नहीं, एंड भी नहीं है, कोऑर्डिनेटिंग। तो जो चारों की चारों है वो हमारी कौन सी कंजंक्शन है, यहाँ पर कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। तो अब सबसे पहले देखें कि यहाँ पर क्या आएगा, पिज़्ज़ा हमने खाया था, क्या खाया था, पिज़्ज़ा और कबाब। तो ये तो हम जैसे ही हमने हिंदी मीनिंग की, हमारे यहाँ पर मीनिंग निकल आएगा, और आ रहा है। तो और हम किसके लिए यूज़ करते हैं, इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, एंड यूज़ करेंगे। ठीक है, क्यों, क्योंकि दोनों ही पॉजिटिव सेंटेंसेस, खाया था, दोनों ही चीज़ें खाई थी, क्या क्या खाया था, पिज़्ज़ा और कबाब। तो दोनों ही पॉजिटिव है, इसलिए हमारे जो सेंटेंस होगा वो किसके साथ ज्वाइन होगा, एंड के साथ ज्वाइन होगा। एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है, तो हम किसके साथ जाते, बट के साथ जाते। और यदि हमारे पास चॉइसेस होती तो हम किसके साथ जाते, और के साथ जाते। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा।
ठीक है, यहाँ पर बात समझ में आई। तो एंड, दो पॉजिटिव सेंटेंसेस थे, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के साथ जोड़ा, नाउन को नाउन के साथ जोड़ रहे थे, सेम रैंक था, तो हमने किसके साथ जोड़ दिया ऐसे, एंड के साथ। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। सेकेंड सेंटेंस क्या, वी हैड सम केक, ठीक है, ब्लैंक वी डिडंट हैव एनी कॉफी। क्या हुआ, वी हैड सम केक, हमारे पास कुछ केक है, और वी डिड नॉट हैव एनी कॉफ़ी, केक तो है लेकिन हमारे पास क्या नहीं है, कॉफ़ी नहीं है। सेंटेंस का पहले हमने हिंदी मीनिंग देखा, ठीक है। तो सबसे पहले देखा कि ये किस कैटेगरी में आ रहा है, ठीक है, कोऑर्डिनेटिंग वाली कैटेगरी में आ रहा है या सबऑर्डिनेटिंग वाली कैटेगरी में आ रहा है। तो दो सेंटेंसेस यहाँ पर बन रहे हैं। पहला सेंटेंस क्या बता रहा है कि हमारे पास केक है, दूसरा सेंटेंस यहाँ पर क्या बता रहा है कि हमारे पास कॉफ़ी नहीं है। तो दोनों को यदि हम अलग कर दे, सेपरेट कर दे, तो दोनों अपने आप में एक पूरी मीनिंग रख रहे हैं कि यदि हम इससे सिर्फ कोई बोले कि वी हैड सम केक, तो हमें मीनिंग उसका समझ में आ जाएगा। यदि कोई हमसे बोले वी डिड नॉट हैव एनी कॉफ़ी, तो ये अपना अपना अलग अलग मीनिंग रख रहे हैं। क्या वी डिड नॉट हैव एनी कॉफ़ी इस पर डिपेंड कर रहा है? नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब हम सबऑर्डिनेटिंग वाली कैटेगरी में यहाँ पर नहीं जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा टेक्निक क्या हुई कि कैसे हम इनको करेंगे, तो हम अपनी एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे। सबऑर्डिनेटिंग की यदि हमें याद है कंजंक्शन तो कौन कौन सी थी, क्या उसमें अनटिल था? हाँ बिल्कुल था, ठीक है। तो अनटिल वाला ऑप्शन तो बिल्कुल भी नहीं होगा यहाँ पर। फिर यदि हम बात करें अनलेस की, तो अनलेस भी क्या है, सबऑर्डिनेटिंग वाला है, तो यहाँ पर ये दोनों तो नहीं होंगे। अब बात आती हमारे दो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन यहाँ पर बच रहे हैं, कौन कौन सा, बट और एंड। अब इन दोनों में से हमें देखना है। तो एंड की क्या प्रॉपर्टी है, एंड की प्रॉपर्टी है कि दोनों ही सेंटेंस कैसे हो, सेम रैंक के हो और पॉजिटिव शो करें। पॉजिटिव शो करें मीन्स किसी एक सेंटेंस में भी नॉट का यूज नहीं हो, नेगेटिव ना हो। तो लेकिन यहाँ पर पहला सेंटेंस तो पॉजिटिव है, लेकिन दूसरा सेंटेंस कैसा हो गया, तो क्या यहाँ पर एंड लगेगा, तो एंड भी यहाँ पर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास अब क्या बच रहा है, बट। तो अब मीनिंग हमारा कंप्लीट हो रहा है कि वी हैड सम केक, हमारे पास केक है लेकिन क्या नहीं है हमारे पास, कॉफ़ी नहीं है। तो बट का मीनिंग हिंदी की यदि हम बात करें तो क्या हो जाएगा, लेकिन। कैसे किया, कोऑर्डिनेटिंग सेंटेंसेस थे, दोनों ही सेम रैंक के थे, एक पॉजिटिव था एक नेगेटिव था, तो क्या आएगा यहाँ पर, बट आ जाएगा। तो इसका आंसर हमने देखा क्या हुआ, बट। तो पूरा सेंटेंस क्या बन गया यहाँ पर, वी हैड सम केक बट वी डिडंट हैव एनी कॉफ़ी, ठीक है। तो हम एमसीक्यूज में भी हमारे जो यूजेस हैं कंजंक्शंस के, वो हम यहाँ पर भी देखते जाएंगे, कंप्लीट करते जाएंगे, करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं थर्ड क्या, आई हैड अ हेडेक ब्लैंक आई डिड नॉट गो टू द पार्टी। बात समझ में कि आई हैड अ हेडेक, पहले हम मीनिंग देखेंगे। दो बार सेंटेंस पढ़ा, कैसे करेंगे, दो बार सेंटेंस पढ़ा, हमें कुछ हिंदी मीनिंग अपने हिसाब से उसमें निकालेंगे। तो आई हैड अ हेडेक, मेरा सिर दर्द था, हो रहा था, ठीक है, हेडेक मीन सिर दर्द हो रहा। ब्लैंक, अब यहाँ पर हमें जोड़ना है। अब हमें इसे हम दो सेंटेंस की तरह यहाँ पर देखें। पहला सेंटेंस हम ये देखें कि आई हैड अ हेडेक, मेरा सर दर्द हो रहा था। फिर इसे अभी हम भूल जाएं कि कोई ब्लैंक है, अभी ज्वाइन नहीं कर रहे, इसे हम अलग एक सेंटेंस की तरह देखें। यहाँ पर देखा कि आई डिडंट गो टू द पार्टी, ठीक है। तो मेरे सर में दर्द था या मेरा सर दर्द था, हो रहा था। आई डिड नॉट गो टू द पार्टी, मैं पार्टी में नहीं जा रहा था, ठीक है। तो दोनों के अपने अलग अलग मीनिंग है या नहीं, तो दोनों के ही अपने कैसे, अपने मीनिंग। कि मेरा सर दर्द हो रहा है, इसमें भी व्यक्ति समझ जाएगा कि हाँ इसका मीनिंग कंप्लीट है। नेक्स्ट पर हमने देखा कि आई डिड नॉट गो टू द पार्टी, तो ठीक है मैं नहीं जा रहा, तो व्यक्ति समझ जाएगा कि भाई ये नहीं जा रहा। क्या एक दूसरे पर डिपेंड हो रहे हैं ये सेंटेंस? नहीं, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर कोई ना तो इंडिपेंडेंट, दोनों के दोनों ही कैसे हैं, इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस हैं। यदि एक डिपेंडेंट आ जाता तो वहाँ पर हम सबऑर्डिनेट भी लगा सकते थे। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब दोनों ही इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस हैं, यहाँ पर कोई डिपेंडेंट सेंटेंस नहीं है, तो यहाँ पर जो हमारी कंजंक्शन रहेगी वो सबऑर्डिनेटिंग वाली यहाँ पर नहीं आएगी। कौन सी? सबऑर्डिनेटिंग यहाँ पर नहीं आएगी। अब हमें अपने
ऑप्शंस में से देखना है कि इसमें से सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस कौन सी हैं। तो एलिमिनेशन मेथड लगाएं हम यहाँ पर। तो व्हेन कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में आता है क्या? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में नहीं आता। किस में आता है? ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में आता है। करेक्ट है। सो हमने देखा था कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। कौन सी कंजंक्शन है? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। हाँ, तो इसमें से एक हमारा आंसर हो सकता है। फिर हम आए वेयरएज पर, तो ये भी नहीं होगा। फिर हम आए और पर, तो और भी हमारा कैसा है? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। तो ये दो ऑप्शन तो यहाँ पर कंप्लीटली यहाँ पर क्या होगा कि ये तो होंगे नहीं। अब बचे हमारे पास ये दो। अब फिर से हम सेंटेंस पर गए, तो सेंटेंस में देखा कि आई हैड अ हेडेक, आई डिड नॉट गो टू द पार्टी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या ऑप्शन दिए जा रहे हैं? यहाँ पर देखिए, अब दो का हम यहाँ पर हिंदी मीनिंग से चलेंगे। कैसे? कि सो मीन्स हो गया इसीलिए, ठीक है, और का मीनिंग यहाँ पर हो गया या। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पर कुछ दिए जा रहे हैं, सेंटेंस से कुछ पता चल रहा है कि चलो हम दोनों ही यहाँ पर सेट करके देखते हैं कि आई हैड अ हेडेक और आई डिड नॉट गो टू द पार्टी। मेरे सर में दर्द था या मैं पार्टी में नहीं जा रहा था, नहीं जम रहा। यहाँ पर क्या आ जाएगा? सो ही आएगा। सो मीन्स इसलिए, क्यों? मेरे सर में दर्द था इसलिए मैं पार्टी नहीं जा रहा हूँ। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? सो हो जाएगा। ठीक है, तो हमने सबसे पहले क्या करना है? एलिमिनेट करने हमारे जितने भी ऑप्शन हो जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए क्या है। यू कैन हैव अ कॉफी ब्लैंक अ टी बट नॉट बोथ। ठीक है, कि यू कैन हैव अ कॉफ़ी, आप ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं? कॉफ़ी ले सकते हैं। फिर ब्लैंक आ गया, छोड़ दो अभी। अ टी बट नॉट बोथ। यहाँ पर अब आपको देखिए कि यू कैन हैव अ कॉफ़ी, ठीक है, हमने लिखा यू कैन हैव अ कॉफ़ी ब्लैंक अ टी बट नॉट बोथ। यहाँ पर हमें देखते से ही पता चल रहा है कि सेंटेंस में क्या बोला जा रहा है कि आप कॉफ़ी ले सकते हैं या ले चुके हैं, ले सकते हैं मानिए। फिर या तो क्या ले सकते हैं? आप टी ले सकते हैं, चाय ले सकते हैं, लेकिन आप दोनों ही नहीं ले सकते। ठीक है, तो इसके पहले हमने देखा था कि और का यूज कहाँ किया जाता है? और का यूज किया जाता है जब हमें ऑप्शंस मिले। ठीक है, हमें हमारे सेंटेंस में ऑफर्स मिले या विकल्प मिल रहे हो, तो हम वहां पर किसका यूज करते हैं? और का। और का मीनिंग क्या होता है? या होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑफर मिल रहा है, तो यदि हमने यहाँ पर क्या किया? और लगाया, तो क्या हो जाएगा कि यू कैन हैव अ कॉफ़ी, आप कॉफ़ी ले सकते हैं या फिर आप चाय ले सकते हैं, लेकिन दोनों नहीं ले सकते। शर्त यही थी, ऑप्शंस उनके पास दो थे, चाय और कॉफ़ी के। यदि हम टिल की बात कर लें कि यहाँ पर टिल लगाया जाए, तो टिल तो बेसिकली किसका है? सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का ही पार्ट है। तो टिल मतलब तक, तो यहाँ पर टाइम का तो कोई लेना देना नहीं है। फिर बट यहाँ पर नहीं लगेगा, बट ऑलरेडी यहाँ पर लगा हुआ है। ठीक है, फिर अनटिल, जब तक नहीं, तो ये तो सबऑर्डिनेटिंग में चला गया। हमें यहाँ पर किसकी बात करनी है? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की बात करनी, क्योंकि दोनों ही सेंटेंसेस कैसे हैं? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, मतलब इंडिपेंडेंट, दोनों का अपना ही मीनिंग है। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? और हो जाएगा। तो ध्यान रखना है, और कब यूज होगा? और यूज होता है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की तरह जब हमें हमारे सेंटेंसेस में ऑप्शंस मिले, कई सारे विकल्प मिले, दो विकल्प मिले। नेक्स्ट यदि देखें हम, तो क्या है? आई कांट कम टू स्कूल। ठीक है, मैं स्कूल नहीं आ सकता था। ब्लैंक, आई हैव एन इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट। ठीक है, क्या हुआ? आई कांट कम टू स्कूल ब्लैंक, आई हैव एन इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट। मीनिंग देखें हम पहले हिंदी का, तो हमने तोड़े सेंटेंसेस को दो पार्ट में। तो इसका मीनिंग क्या हुआ? आई कांट कम टू स्कूल, मैं स्कूल नहीं आ सकता था। फिर अगले पर गए हम, क्या हुआ यहाँ पर मीनिंग इसका कि आई हैव एन इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट, मेरा एक बहुत ही ज़रूरी अपॉइंटमेंट है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमें जोड़ना है। ठीक है, अच्छा, अब हम सेंटेंस को फिर से देखते हैं कि क्या हमारे कोऑर्डिनेटिंग वाली कैटेगरी में आ रहा है या सबऑर्डिनेटिंग वाली कैटेगरी में आ रहा है। तो सेंटेंस हमने देखा सबसे पहले क्या है?
आई कांट कम टू स्कूल, मैं स्कूल नहीं आ सकता। ठीक है, फिर उसमें देखा दूसरा सेंटेंस क्या हुआ, आई हैव एन इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट, मेरा एक अपना इम्पोर्टेंट क्या है, अपॉइंटमेंट। ठीक है, तो अब सेंटेंस हमें देखना है कि पहले सेंटेंस में तो बोल रहे हैं कि मैं स्कूल नहीं आ सकता। ठीक है, अब दूसरे में क्या बता रहे हैं कि उसके स्कूल नहीं आने का कारण क्या है। तो कारण क्या है यहाँ पर कि उसका कहीं पर और डॉक्टर के पास हो सकता है, किसी और के पास अपॉइंटमेंट हो सकता है, तो वहाँ पर जाए। तो ये जो है ये एक डिपेंडेंट क्लॉज, तो ये वाला जो है इस पर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, या फिर हम बोल दें कि आई कांट कम टू स्कूल, मैं स्कूल नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकते, तो ये कारण दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर कारण मिल रहा है दूसरे सेंटेंस में। सेकेंड सेंटेंस में रीजन बताया जा रहा है, पहले में अपनी स्कूल ना आने की असमर्थता बताई जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करें कि क्या हो सकता है और क्या नहीं, तो सबसे पहले देखा सो। ठीक है, तो सो यहाँ पर आएगा, हालांकि सो भी कारण को ही बताता है, लेकिन ये किसको बताएगा, कारण को ना बताकर ये बताएगा उस कारण से होने वाले जो पर्पस रहेगा, परिणाम रहेगा, रिजल्ट्स को बताता है। क्या बताएगा, ये रिजल्ट्स को बताएगा, तो ये नहीं आएगा। अच्छा, अब सेंटेंस में हमने देखा, यहाँ पर हमें ज़्यादा दिमाग लगाने की भी जरूरत है क्या, कि जितनी भी आपने देखी यहाँ पर सारी की सारी सबऑर्डिनेटिंग वाली ही कंजंक्शन है, सिर्फ सो को छोड़कर, तो सो तो इसमें आएगा नहीं। ठीक है, अनलेस की यदि हम बात करें, तो यदि नहीं, तो यहाँ पर हमने जमा के देखा तो अनलेस यहाँ पर आएगा नहीं। वेयर, यदि हमने यहाँ पर वेयर फिट करके देखा तो क्या होगा, आई कांट कम टू स्कूल वेयर आई हैव एन इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट। तो यहाँ पर जगह की तो कोई बात ही नहीं हो रही। यदि स्थान की बात हो रही होती, किसी प्लेस की बात हो रही होती, तब हम वेयर पर जाते, तो प्लेस की तो कोई बात ही नहीं हो रही। यहाँ पर तो सीधा क्या बताया जा रहा है, कारण बताया जा रहा है। तो यहाँ पर क्या जाएगा, अब बचता क्या है, बिकॉज। तो इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, बिकॉज हो जाएगा। कैसे, फिर से एक बार देखें कि मैं स्कूल नहीं आ सकता, क्योंकि, क्यों नहीं आ सकते स्कूल, क्योंकि आई हैव एन इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट, मेरा एक इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट है। ठीक है, तो ये डिपेंड कर रहा है इस पर। या हम ये बोल सकते हैं कि उसका स्कूल आना ना आना डिपेंड कर रहा है उसके अपॉइंटमेंट होने के कारण। तो यहाँ पर कारण बता दिए। तो हमें ये बात ध्यान रखनी है कि बिकॉज का जब भी यूज़ होगा तो बिकॉज हमेशा ही क्या बताता है, रीज़न बताता है। ठीक है, रीज़न बताता है, कारण बताता है। ठीक है, तो यहाँ से एक बात समझ में आई कि बिकॉज का यूज़ होगा ऐसे सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए जहाँ पर कारण की बात होगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आई विल हेट यू ब्लैंक आई डाई। ठीक है, मैं तुमसे नफरत करूँगा या करूँगी ब्लैंक आई डाई, जब मैं मर जाऊँगा। ठीक है, ये देखते हैं। तो सबसे पहले देखा कोऑर्डिनेटिंग सबऑर्डिनेटिंग वाला फंडा। तो आई विल हेट यू, चलो ठीक है, मैं तुमसे नफरत करूँगा, ये तो इंडिपेंडेंट हो गया। लेकिन जब हम आई डाई पे गए, ये तो हमारा कैसा हो गया, इंडिपेंडेंट क्लॉज हो गया। इसका मीनिंग समझ में आएगा। आई डाई, मैं मर जाता हूँ, क्या मर जाता हूँ, क्यों मर जाता हूँ, यहाँ पर सवाल आते हैं ना। तो ये जो है ये कैसा हो जाएगा हमारा, डिपेंडेंट क्लॉज। ठीक है, तो ये हुआ इंडिपेंडेंट और ये हो गया हमारा डिपेंडेंट क्लॉज। तो ये एक दूसरे पर निर्भर कर रहे हैं, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट, मतलब यहाँ पर क्या आ जाएगा, सबऑर्डिनेटिंग आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखें क्या यहाँ पर कोई कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, उसे एलिमिनेट कर देंगे। नहीं, यहाँ पर एक भी सब कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन नहीं है। तो अब हमें इनके साथ देखना है। तो आई विल हेट यू, मैं तुमसे नफरत करूँगा। हम सबसे पहले ए रख कर देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम क्या रख कर देखेंगे, यहाँ पर ए। तो ए आ गया मीन्स आफ्टर आ गया। क्या आ गया यहाँ पर, आफ्टर। तो आई विल हेट यू आफ्टर आई डाई, मैं तुमसे नफरत करूंगा मरने के बाद भी। भाई मरने के बाद नफरत कैसे हो सकती है, और आफ्टर का मीनिंग क्या हो जाएगा, बाद में। ठीक है, तो मरने के बाद तो क्या पता कौन कहाँ है, तो इसलिए ये आफ्टर नहीं आएगा यहाँ। ठीक है, क्या आफ्टर यहाँ पर नहीं आएगा, तो ये वाला तो कैंसिल होगा। फिर बी पर चले हम।
अनलेस, ठीक है। तो अनलेस का यदि हम देखें, अनलेस का जो हिंदी मीनिंग होता है वो क्या होता है, यदि नहीं, या हम इसी को बोल सकते हैं जब तक नहीं, ठीक है। तो यदि नहीं है, जब तक नहीं। तो आई विल हेट यू, आई विल हेट यू अनलेस आई डाई, जब तक मैं मर नहीं जाता, नहीं, यदि नहीं मर जाऊंगा, ऐसा तो इसके साथ जमेगा नहीं, तो ये भी यहाँ पर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। फिर हम आते हैं किस पर, टिल पर आते हैं, ठीक है। टिल पर आए अब हम, तो टिल मीन्स हो गया तक, और तक मीन्स हो गया यहाँ पर हम बात करें टाइम। तो सेंटेंस को देखकर पता चल रहा है ना कि ये हमें क्या बतला रहा है, टाइम बतला रहा है। तो कब तक नफरत करेगा भाई, जब तक वो मरते दम तक करेगा। कब तक, मरते दम तक करेगा, जब तक मर नहीं जाता, उसकी आखिरी सांसें नहीं चल रही होती तब तक, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर टिल आने की संभावना हो जाएगी, टाइम बता रहा है। यदि हम इफ की बात कर लें, यहाँ पर इफ मीन्स हो जाता है क्या, यदि, हिंदी में। आई विल हेट यू यदि मैं मर जाता हूँ, मैं नफरत करूंगा यदि मैं मर जाता हूँ, तो ऐसा नहीं बनेगा ना, यदि मैं मर जाता हूँ, यहाँ पर कोई कारण तो नहीं है ना, ठीक है। तो नफरत का नहीं, यहाँ पर सिर्फ क्या बता रहा है, टाइम ड्यूरेशन बता रहा है, इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, टिल। क्या हो जाएगा, टिल। क्यों, क्योंकि यहाँ पर टाइम बतलाया जा रहा है। तो आई विल हेट यू टिल आई डाई, मैं तुमसे नफरत करूंगा कब तक, मरते दम तक। आई हैड अ शावर ब्लैंक आई गॉट होम, आई हैड अ शावर आई ब्लैंक आई गॉट होम, मैं घर पहुंचकर शावर लूंगा, नहाऊंगा, कब तक, घर पहुंचने पर, ठीक है। तो क्या आएगा यहाँ पर कि आई हैड अ शावर, तो सबसे पहले देखा क्या यहाँ पर बट आ सकता है, तो बट यहाँ पर प्लेस करके देखा, आई हैड अ शावर बट आई गॉट होम, लेकिन आई हैड अ शावर लेकिन आई गॉट होम, मैं या घर जाकर नहाऊंगा या शावर लूंगा मैं, लेकिन मैं घर पहुंचूंगा, तो ये यहाँ पर बिल्कुल भी सूट नहीं कर रहा। क्यों सूट नहीं कर रहा है कि ये यहाँ पर कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का आ जाएगा, लेकिन ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन तो है नहीं, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। कैसे कि उसका शावर लेना किस पर डिपेंड कर रहा है, उसके घर जाने पर, उसका नहाना किस पर डिपेंड कर रहा है, घर जाने पर, ठीक है। तो इसलिए ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज हो जाएगा, यहाँ पर एक डिपेंडेंट क्लॉज हो जाएगा। फिर हम बात करें किसकी, ये एज सून एज की बात करें, तो आई हैड अ शावर एज सून एज आई गॉट होम, जल्द से जल्द घर पहुंचकर मैं शावर लूंगा, ये इसका मीनिंग हुआ। अनटिल जब तक नहीं, और एज लॉन्ग एज जब तक, मतलब यहाँ पर टाइम ही बता रहा है, जैसे ही, एज लॉन्ग एज मतलब जैसे ही, तो जैसे ही नहीं, यहाँ पर क्या आ जाएगा, एज सून एज आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एज सून एज। तो आई हैड अ शावर एज सून एज आई गॉट होम, मैंने घर जाकर, घर जाते से ही, क्या घर पहुंचते से ही मैंने क्या ले चुका था, मैं शावर ले चुका था, मैं नहा चुका था। तो इसका क्या हो जाएगा, एज सून एज। तो इन एमसीक्यूज के साथ हमें अपनी हर एक कंजंक्शन, यहाँ पर ये जो है वो सारी की सारी कंजंक्शन ही है, और इनका अपना अपना एक अलग यूज़ है। यदि हम सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की बात करते हैं, तो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जो है वो टाइम पर डिपेंड करेंगी, ठीक है ना, रीज़न पर डिपेंड करती है भाई, प्लेस के लिए यदि हमें यूज़ करना है तो रिजल्ट्स बताता है, ये कंडीशंस बताता है, ठीक है, इंटेंसिटी बताता है, काम की किस तरीके से करना है। तो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की जब कभी भी बात होगी तो हमें टाइम को देखकर वहाँ पर जो हमारी कंजंक्शन है वो यूज़ करनी पड़ेगी, रीज़न देखकर, ये रीज़न बता रहा है, प्लेस देखकर रिजल्ट्स बता रहा है या कंडीशंस बता रहा है, इन सब के अनुसार ही यहाँ पर बात की जाएगी सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें कि क्या है, ब्लैंक यू डोंट वर्क हार्ड, ब्लैंक यू डोंट वर्क हार्ड, यू वॉन्ट गेट अ प्रमोशन, ठीक है।
मीनिंग देखेंगे कि यदि तुमने कड़ा परिश्रम नहीं किया, यदि तुमने मेहनत नहीं की, कठिन परिश्रम नहीं किया, तो तुम्हें प्रमोशन नहीं मिलेगा। ठीक है, तो प्रमोशन मिलने की यहाँ पर क्या दिखाई जा रही है, कंडीशन बताई जा रही है। क्या कंडीशन है कि आपको यहाँ पर कठिन परिश्रम करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, तो ये कंडीशन होगी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले यदि हम बात करें हमारे सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की, तो जो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस रहेंगे वो हमेशा किसके, सेंटेंस के मूड के अनुसार ही काम करेंगे। या हम बोलें कि कंजंक्शन जो रहेगा वो सेंटेंस के मूड के अकॉर्डिंग काम करेगा, कि सेंटेंस में टाइम के लिए कुछ पूछा जा रहा है या प्लेस के लिए कुछ पूछा जा रहा है, तो उसी के अकॉर्डिंग ही जो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है उन्हें 9 भागों में बांटा गया है। कितने में, 9 में, यदि हम सबऑर्डिनेट कंजंक्शन की बात करें। ठीक है ना, तो यहाँ पर हम जल्दी से देखें क्या है कि सबसे पहले या तो सेंटेंस में टाइम बताया जा सकता है, ठीक है, या तो प्लेस बताया जा सकता है, ठीक है, या फिर यहाँ पर टाइम हो गया, प्लेस हुआ, कंडीशन हो सकती है। ठीक है, 2 सेंटेंसेस में कंपैरिजन बतलाया जा सकता है। ठीक है, टाइम, प्लेस, कंडीशन, कंपैरिजन, या तो फिर रिजल्ट बताया जा सकता है एक सेंटेंस में, या तो रीजन भी बतलाया जा सकता है। कॉन्ट्रास्ट सेंटेंस हो सकते हैं, मतलब एक पॉजिटिव शो करता है, दूसरा नेगेटिव हो सकता है। मीनिंग है ना, यहाँ पर सिर्फ पॉजिटिव, अफर्मेटिव और नेगेटिव की टर्म में नहीं, यहाँ पर उनकी मीनिंग की बात की जा रही है। तो टाइम, प्लेस, कंडीशन, कंपैरिजन, रिजल्ट, रीजन, कॉन्ट्रास्ट, या फिर यहाँ पर सेंटेंस में काम करने के ढंग के बारे में बात की जा सकती है, तो यहाँ पर मैनर हो गया। या फिर एक और लास्ट जो है सेंटेंस में काम के उद्देश्य को बताया जा सकता है। तो सबऑर्डिनेट कंजंक्शन जो है वो इन 9 पर काम करती है। ठीक है, किस पे, टाइम, प्लेस, कंडीशन, कंपैरिजन, रिजल्ट, रीजन, कॉन्ट्रास्ट, मैनर, पर्पस। ठीक है, इन सब के बारे में हमने जो कंजंक्शन वाली चैप्टर है उसमें हमने इसमें डिटेल में देखा कि कौन कौन सी यहाँ पर कंजंक्शन इनके अंतर्गत आ सकती है। जैसे टाइम के लिए व्हेन आ सकता है, ठीक है ना, एज सून एज आ सकता है, प्लेस के लिए वेयर यूज़ कर सकते हैं, टाइम में आफ्टर, ठीक है। जैसे ही कंडीशन की बात करें इफ़ हो सकता है, अनलेस हो सकता है, तो ये सारे हो सकते हैं। ठीक है, तो सबऑर्डिनेट इन पर काम करेगा, करेक्ट। अब हम बात करें हमारे सेंटेंस की, तो सेंटेंस है ब्लैंक यू डोंट वर्क हार्ड यू वॉन्ट गेट अ प्रमोशन। तो यहाँ पर सेंटेंस क्या कर रहा है, सेंटेंस यहाँ पर कंडीशन बतला रहे हैं। प्रमोशन होने की कंडीशन क्या है, उसकी मेहनत, क्या है उसकी मेहनत। तो यदि वो मेहनत करेगा तो उसे प्रमोशन मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कंडीशन की यदि हम बात कर लें तो कंडीशन वाले 2 यहाँ कंजंक्शन है, पहली इफ और दूसरी अनलेस। ठीक है, एज लॉन्ग एज, टाइम, प्लेस, जब तक, है ना, इस तरीके से मैनर के बारे में बात करता है, सो भी यहाँ पर काम नहीं करेगा। अब हम बात करेंगे अनलेस और इफ़ की। तो यहाँ पर क्या है, इफ़ यू डोंट वर्क हार्ड यू वॉन्ट गेट अ प्रमोशन। यदि तुमने मेहनत नहीं की तो तुम्हें प्रमोशन भी नहीं मिलेगा। दोनों ही सेंटेंस कैसे हैं, नेगेटिव। कंडीशन इफ़ की, ठीक है। अनलेस क्यों नहीं लगाया इसमें हमने, तो इसका पहले हम आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर तो क्या हो जाएगा, इफ़ हो जाएगा। इफ़ यू डोंट वर्क हार्ड यू वॉन्ट गेट अ प्रमोशन। जहाँ तक हम कंडीशन की यदि हम बात कर लेते हैं तो कंडीशन के अंतर्गत 2 कंफ्यूजिंग यहाँ पर हमारी कंजंक्शन रहेंगी। पहली है इफ़ और दूसरी है अनलेस। ठीक है, दोनों ही कंडीशन की तरह काम करेंगी। इफ़ का यदि हम हिंदी मीनिंग देखते हैं तो इफ़ हो जाता है यदि, और अनलेस हो जाएगा यहाँ पर यदि नहीं। ठीक है, अनलेस को हम और कैसे लिख सकते हैं, अनलेस को यदि हमें रिप्लेस करना है इफ़ से तो हम कैसे लिखेंगे, इफ़ प्लस नॉट। और वाइस वर्सा यहाँ पर भी चलेगा, इफ़ नॉट को रिप्लेस करना है तो हम अनलेस का यूज़ करें। तो इस सेंटेंस में यदि इफ़ का यूज़ हो रहा है, हमें यहाँ अनलेस का यूज़ करना होता तो यहाँ से हमें ये डोंट हटाना होता, नेगेटिव हटाना होता। तो यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, अनलेस यू डू वर्क हार्ड
यदि तुमने कड़ी मेहनत नहीं की। तो ये जो अनलेस है अपने आप में एक क्या है, नेगेटिव सेंटेंस है। कैसा सेंटेंस है, नेगेटिव सेंटेंस। ये अपने साथ एक नॉट को कैरी करे रहता है, दिखता नहीं है उसका नॉट, लेकिन वो अब उसमें नॉट रहता है। तो ये नेगेटिव सेंस में है और इसका मीनिंग इफ प्लस नॉट के बराबर होता है। ठीक है, ये बात हमेशा ध्यान रखनी है कि अनलेस के बाद जो भी सेंटेंस होगा वो हमेशा ही कैसा सेंटेंस रहेगा, अफर्मेटिव सेंटेंस, मीन्स सकारात्मक वाक्य। सकारात्मक वाक्य मीन्स ऐसा सेंटेंस जिसमें नॉट का यूज ना हुआ। तो ये अनलेस। इफ की बात कर ले तो इफ पॉजिटिव टर्म में रहता है, ये भी कंडीशन को ही बताता है। इफ के बाद हम नॉट का यूज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर अनलेस के लिए रूल है ही कि हम यहाँ नेगेटिव सेंटेंस का यूज़ नहीं कर सकते। यदि हमें नेगेटिव सेंटेंस यूज़ करना है, नॉट का यूज़ करना ही है, तो फिर हम वहाँ पर अनलेस यूज़ नहीं करेंगे, हम वहाँ पर इफ़ के साथ नॉट लगा सकते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर हम इफ़ और नॉट यूज़ करेंगे। बात समझ में? तो इस सेंटेंस का तो आंसर हो गया हमारा इफ़। नेक्स्ट देखते हैं, यू वॉन्ट गेट अ प्रमोशन ब्लैंक यू वर्क हार्ड। वही सेंटेंस है, इसको थोड़ा सा मरोड़ दिया, तोड़ दिया। ठीक है, तो तुम्हें प्रमोशन नहीं मिलेगा, तुम्हें प्रमोशन नहीं मिलेगा ब्लैंक यू वर्क हार्ड। अब यहाँ पर देखना है हमें प्रमोशन की कंडीशन क्या बोल रहे हैं कि मेहनत। ठीक है, अब लेकिन ये सेंटेंस में हमने देखा कंडीशन, हमें समझ में आ गई कि कंडीशन दे रहे हैं प्रमोशन के लिए। तो सेंटेंस में देखा नॉट यूज है, नहीं है। सेंटेंस कैसा है यहाँ पर, अफर्मेटिव। इसका मतलब जो भी कंडीशन वाली टर्म आएगी क्या आएगी, यदि अनलेस हुआ तो वही 100%, तो अनलेस आ गया। इनकी तरफ देखने की जरूरत ही नहीं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया, अनलेस। यदि यहाँ पर एक ऑप्शन इफ भी दिया होता, सपोज इस सो की जगह इफ दिया होता, तो फिर कंफ्यूजन हो जाता है कि यहाँ पर हम क्या देखें। तब हमें देखना होता कि यहाँ पर नॉट है कि नहीं। यदि यहाँ पर नॉट जो प्रीवियस क्वेश्चन की तरह होता तो हम यहाँ पर इफ लगा देते, लेकिन यहाँ पर नॉट नहीं था, यहाँ पर अनलेस था, कंडीशन थी, अनलेस लगा दी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। ब्लैंक वी हैड नो मनी वी स्टिल हैड अ गुड टाइम। वी हैड नो मनी, हमारे पास पैसे ख़त्म हो चुके थे, पैसे नहीं थे। ठीक है, वी स्टिल हैड अ गुड टाइम। ठीक, यहाँ पर पहला सेंटेंस देखा, हमारे पास पैसे नहीं थे, वी स्टिल हैड अ गुड टाइम, फिर भी हमने। अच्छा, यहाँ पर अब हमें इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट क्लॉज या सेंटेंसेस को देखना है, फ्रेजेस को देखना है, पहचानना आना चाहिए कि वी हैड नो मनी, इसका मीनिंग निकाला हमने, किसी से बोला वी हैड नो मनी, तो वहाँ पर हमारा सेंटेंस खत्म हो जाता है। तो सामने वाला समझेगा कि हमारे पास पैसे नहीं है, हम यही बोलना चाह रहे हैं। लेकिन उसके बदले यदि हम ये दूसरा सेंटेंस बोल दें कि वी स्टिल हैड अ गुड टाइम, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम फिर भी अच्छा टाइम व्यतीत कर चुके हैं। हम फिर भी, जब हमने यहाँ पर लिखा फिर भी, सेंटेंस में हम किसी से बोल रहे हैं कि हम फिर भी अच्छा टाइम, समय बिता चुके हैं, व्यतीत कर चुके हैं, तो क्या होगा कि जैसे हमने फिर भी लगाया तो सामने वाले को यहाँ पर उत्सुकता होगी कि ये फिर भी क्यों लगा रहा है, मतलब इसके साथ कुछ और भी तो कहना चाह रहा था, या इसके पहले कुछ और सेंटेंस इसने कहा होगा, या इसके बाद कुछ और कहना चाह रहा है। ठीक है, तो ये इस तरीके से ये जो टर्म है, ये जो सेंटेंस है, ये पहले वाले पर डिपेंड करता है। ठीक है, ये जब तक हम नहीं बोलेंगे तो इसका अर्थ यहाँ पर, इसका जो एक्सप्लेनेशन रहेगा वो कंप्लीट नहीं होगा। इसलिए ये जो टर्म है, ये सेंटेंस हो गया हमारा डिपेंडेंट क्लॉज, और वी हैड नो मनी जो हुआ वो क्या हो गया हमारा डिपेंडेंट क्लॉज, सॉरी इंडिपेंडेंट क्लॉज। कौन सा हो गया, इंडिपेंडेंट क्लॉज। ठीक है, ये बात तो समझ में आ गई कि कैसे हमें यहाँ पर डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट निकालना। ठीक है, वी हैड नो मनी ब्लैंक वी स्टिल हैड अ गुड टाइम। मीनिंग क्या है कि हमारे क्या कहना चाह रहे हैं, हमारे पास पैसे नहीं। दूसरे सेंटेंस में तुरंत बोल रहा है, पहले में तो थोड़ी नेगेटिविटी है कि पैसे नहीं है, दूसरे में बोल रहा है पॉजिटिविटी के साथ कि वी स्टिल हैड अ गुड टाइम, फिर भी हमारा अच्छा टाइम नहीं। ठीक है, तो जो दोनों सेंटेंस हैं उनकी जो मीन है वो कैसा है, एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं ना। यहाँ पर कह रहा है कि पैसे नहीं है, फिर पैसे नहीं उसके बाद भी खुश कैसे, तो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, अपोज कर रहे हैं। तो यहाँ पर सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन वाला कौन सी टर्म यूज होगी, यहाँ पर कॉन्ट्रास्ट या कंसेशन वाली टर्म यूज होगी, जिसमें हमने क्या देखा था
जिसमें जो रहेंगे वो कौन कौन से रहेंगे, दो और ऑल दो। तो इसका आंसर जो रहेगा वो क्या हो जाएगा, ऑल दो हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखना है कि जब हम कॉन्ट्रास्ट सेंटेंसेस की बात करें या कंसेशन सेंटेंसेस की बात करें तो जनरली तीन यहाँ पर यूज होती हैं हमारी। कंजंक्शन ऑल्दो हो जाएगी, दूसरा दो, और तीसरा इवन दो। ठीक है, तो ऑल्दो और दो जुड़वा भाई, ठीक है, दोनों ही एक जैसे ही हैं, दोनों का मतलब यद्यपि होता है, चाहे दो का यूज करो, ऑल्दो का यूज करो। इवन दो भी सेम मीन रखता है दो की तरह ही, लेकिन इवन दो जब हमें हमारी किसी काम में ज़्यादा वेटेज देना हो, किसी को ज़्यादा ही बतलाना कि ऐसा होने के बाद भी काम पर ज़्यादा जोर दिया जा रहा हो, तब हम इवन दो का यूज़ कर लेते हैं। लेकिन जनरली यदि हम देखें तो दो और ऑल्दो का यूज़ होता है, यहाँ पर ऑल्दो यूज़ हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, शी स्टिल वेंट टू वर्क, वह अभी भी काम पर जाती है। ब्लैंक सी वॉज सिक, वह कैसी है, बीमार है, वह कैसी है, बीमार। अब वही बात फिर से आगे, क्या आगे कि इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट देखा, वह अभी भी काम पर जाती, तो इसका मीनिंग पूरा कंप्लीट नहीं हो गया क्योंकि हम बोले अभी भी काम पर जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर शी वॉज सिक, वह बीमार थी, तो ये अपना कंप्लीट है। तो ये इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट और ये डिपेंडेंट। ठीक है, क्या डिपेंड कर रहा है, पहले देखा मूड कौन सा है, कॉन्ट्रास्ट है कि नहीं, दोनों ही सेंटेंस कैसे हैं, एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं। पहले में तो बोल रहा है कि वह अभी भी काम पर जा रही है, दूसरे में बोल रहे हैं कि वह बीमार है। भाई बीमार है तो काम पर ना जाए, ठीक है, तो यहाँ पर अपोज कर रहे हैं, तो यहाँ पर कौन सी टर्म आ जाएंगी हमारी, कंजंक्शन सबऑर्डिनेटिंग वाली, कॉन्ट्रास्ट वाली कंजंक्शन आ जाएंगी। कौन सी, दो या ऑल दो या फिर इवन दो। ऑप्शन देखिए क्या है, इवन दो है ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इवन दो आ जाएगा। देखिए आंसर क्या हो गया, ठीक है। अनटिल क्यों नहीं हो सकता, यहाँ पर कंडीशन थोड़ी ना दे रहे हैं उसके काम पर न जाने की, ठीक है, तो अनटिल नहीं हो सकता, इफ भी नहीं हो सकता। शी स्टिल वेंट टू वर्क इफ शी वॉज सिक, वह अभी भी काम पर जा रही है यदि वह बीमार, तो यहाँ पर कोई कंडीशन की बात तो हो नहीं रही। फिर हमने देखा बिकॉज, क्या यहाँ पर कारण बताया जा रहा है कि शी स्टिल वेंट टू वर्क बिकॉज शी वॉज सिक, वह अभी भी काम पर जा रही क्योंकि वह बीमार, तो ये तो कोई कारण नहीं हुआ ना उसके काम पर जाने। हाँ, यदि नहीं जा रही होती फिर हम यहाँ पर बिकॉज का यूज कर सकते थे, क्योंकि उसके नहीं जाने का कारण क्या था, क्योंकि वह बीमार थी। लेकिन यहाँ पर दो सेंटेंस थे, अपोज कर रहे थे, इसलिए कॉन्ट्रास्ट वाली टर्म आ गई। नेक्स्ट देखते हैं, डोंट कॉल मी ब्लैंक यू हैव फिनिश्ड योर वर्क, मुझे नहीं बुलाना या मुझे कॉल नहीं करना, जो भी टर्म में इसमें यूज हो रहा है, यू हैव फिनिश्ड योर वर्क, मुझे फोन नहीं करना, यू हैव फिनिश्ड योर वर्क, तुम अपना काम कर चुके होगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, कंडीशन ही बताई जा रही है, ठीक है, कंडीशन बतलाई जा रही है या टाइम बतलाया जा रहा है। कंडीशन तो है लेकिन यहाँ पर टाइम की बात की जा रही है। कब तक फोन नहीं करना, जब तक कि तुम्हारा काम जो भी तुम कर रहे हो वो खत्म ना हो जाए। कब तक नहीं करना, जब तक, मीनिंग आया ना, तो कब तक नहीं फोन करना, यहाँ पर एक ड्यूरेशन दी। टाइम का हमेशा ये नहीं कि हमें टाइम टर्म्स में दिया जाए कि 4 बज रहे हैं, 5 बज रहे हैं, मॉर्निंग है या कुछ भी, हमें किसी भी टर्म में ये टाइम का बस हमें बोध कराएं, यहाँ पर समय का बोध होना चाहिए। ठीक है, तो डोंट कॉल मी ब्लैंक यू हैव फिनिश्ड योर वर्क, तो कब तक नहीं, जब तक। तो जब तक का मीनिंग कहाँ आता है, सिर्फ अनटिल तक। ठीक है, तो यहाँ पर एक आ गया अनटिल, लेकिन ठीक है, अब इसका तो हमारे आंसर अनटिल आ गई, लेकिन इसके पहले हमने एक अनलेस देखा था, तो अनटिल और अनलेस में क्या डिफरेंस, तो अनटिल और अनलेस की यदि हम बात कर लें, अनलेस अभी हमने देखा और ये अनटिल। अनटिल जो रहेगा हमेशा टाइम के लिए यूज होगा और अनलेस जो रहेगा वो हमेशा कंडीशन के लिए यूज होगा। ठीक है, समझ में कि अनटिल रहेगा टाइम बताने के लिए, अनलेस रहेगा कंडीशन, लेकिन दोनों ही कैसे हैं, दोनों ही नेगेटिव टर्म है, ये भी नेगेटिव और ये भी नेगेटिव है। जैसा कि हमने देखा कि अनलेस जो था, अनलेस के तुरंत बाद वाला जो सेंटेंस रहता है वो कैसा रहता है, अफर्मेटिव सेंटेंस रहता है, अफर्मेटिव सकारात्मक है ना।
अब until के साथ भी यही है कि until यदि हमने यूज़ किया है किसी भी सेंटेंस में तो उसके बाद वाला जो सेंटेंस रहेगा वो भी कैसा रहेगा, अफर्मेटिव रहेगा। क्यों अफर्मेटिव रहेगा? क्योंकि until भी unless की तरह ही अपने में एक नॉट कैरी किए होते हैं। तो यदि हमें नॉट का यूज़ करना है तो फिर हम टिल के साथ नॉट, यही मीनिंग है इसका भी। until is equals to till plus not, ऐसे ही unless is equals to if plus not। तो ध्यान रखना, कंफ्यूज नहीं होना है कि until टाइम के लिए यूज़ होता है और unless सिर्फ कंडीशन बतलाने के लिए यूज़ होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 30। द बैड वेदर दे डिसाइडेड टू हैव पिकनिक। ठीक है, ब्लैंक द बैड वेदर दे डिसाइडेड टू हैव अ पिकनिक। ठीक है, तो खराब मौसम था, खराब मौसम, दे डिसाइडेड टू हैव अ पिकनिक, उन्होंने पिकनिक पर जाने का डिसाइड किया। अब सेंटेंस में हम देखते हैं हमारे ऑप्शंस क्या हैं। बिकॉज द बैड वेदर, चूँकि मौसम खराब था इसलिए पिकनिक पर जाने का, तो ये तो कोई जेन्युइन रीज़न नहीं होगा यहाँ, तो बिकॉज तो मीनिंग के अकॉर्डिंग ही खत्म। दूसरा वेयर एज द वेदर, तो यहाँ पर जगह की तो बिल्कुल भी बात नहीं हो रही। फिर whenever, तो यदि हमने यहाँ पर whenever का यूज़ किया, whenever the bad weather they decided to have a picnic, तो क्या यहाँ पर ये सही होगा? नहीं होगा कि जब कभी भी ख़राब मौसम रहेगा हम पिकनिक के लिए जाने के लिए डिसाइड करेंगे, तो ये तो गलत हो गया। अब बच क्या रहा है? डिस्पाइट, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डिस्पाइट। डिस्पाइट का यदि हम मीनिंग देख लें तो क्या होता है? के बावजूद। ये भी किस तरीके का सेंटेंस है? एक अपोजिट सेंटेंस रहेगा, एक यहाँ पर पॉजिटिव टर्म में बताएगी और एक दूसरा नेगेटिव टर्म में बताएगी। भाई यदि मौसम खराब था तो फिर पिकनिक प्लान नहीं करना था, लेकिन ऐसा होने के बावजूद भी हमने ये काम किया, तो वहाँ पर हम डिस्पाइट जैसी कंजंक्शन का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, वॉश योर हैंड्स ब्लैंक यू ईट योर डिनर, अपने हाथ धोने चाहिए, यू ईट योर डिनर, तुम्हारे खाना खाने से। अब खाना खाने के बाद पहले क्या है? तो यहाँ पर बिफोर आया। टिल आ सकता था क्या? यहाँ पर टिल आ सकता था, आंसर तो बिफोर हुआ। टिल आएगा क्या? टिल मीन्स क्या होता है? जब तक, टाइम बता रहा है, तो जब तक खाना खाओगे तब तक हाथ धोते ही रहोगे क्या? नहीं होगा ना, तो टिल इसलिए खत्म यहाँ। अब जब खाना खाओगे तब धोओगे क्या? जब उस टाइम पर नहीं, जब हमें और यहाँ पर अच्छे से दिया हुआ है। यदि इनकी जगह, इसकी जगह अनटिल होता, आफ्टर की जगह कुछ और होता, तो फिर हम वहाँ पर व्हेन के साथ जा सकते। व्हेन यहाँ पर 50-50 का कर रहा है, इसकी जगह कोई और भी होती, जैसे बिफोर की जगह, आफ्टर की जगह अनलेस होता या सो होता, तो इस सेंटेंस में हम व्हेन का यूज़ कर सकते थे। ठीक है, ऐसा नहीं कि व्हेन एकदम पूरी तरीके से यहाँ पर गलत हो जाए, लेकिन इसके ऊपर भी यहाँ पर और चीज़ें दी हैं, जैसे कि बिफोर दिया है, आफ्टर दिया है, तो इसलिए हम इसके साथ क्या चले जाएंगे? बिफोर के साथ। यदि बिफोर आफ्टर नहीं होते तो हम व्हेन के साथ भी जा सकते थे, क्योंकि बाकी सब में व्हेन ज़्यादा इस पर सही बैठ। ठीक है, तो ये जो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन रहेंगे हमारे इसी प्रकार से काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, आई डिड नॉट हैव द करेक्ट वीज़ा, आई डिड नॉट हैव द करेक्ट वीज़ा ब्लैंक आई कुड नॉट एंटर द कंट्री, मेरे पास सही वीज़ा नहीं है ब्लैंक आई कुड नॉट एंटर द कंट्री, मैं किसी देश में प्रवेश नहीं कर सकता, मैं देश में प्रवेश नहीं कर सकता या नहीं आ सकता। ठीक है, तो दो सेंटेंसेस से अब ये तो यहाँ पर पता चल रहा है कि ये सारे के सारे सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन यहाँ पर दी है, तो एक डिपेंडेंट होगा और एक इंडिपेंडेंट होगा। तो आई डिड नॉट हैव द करेक्ट वीज़ा, ठीक है, तो मेरे पास करेक्ट वीज़ा नहीं है। तो पहले सेंटेंस जो है वो क्या बता रहा है? कारण बता रहा है। क्या बता रहा है? ये रीज़न बता रहा है। पहला जो सेंटेंस है वो रीज़न शो करेगा, और जब हम बोलेंगे आई कुड नॉट एंटर द कंट्री, तो यहाँ ये जो सेंटेंस है वो क्या बता रहा है? रिजल्ट बता रहा है, परिणाम बता रहा है। ठीक है, क्या बताया इसने? परिणाम बताया, रिजल्ट बताया। तो पहला सेंटेंस बताया रीज़न, कारण बताया, दूसरे सेंटेंस ने बताया यहाँ पर क्या? उसका रिजल्ट। तो अब हम यहाँ पर देखेंगे कि या तो रीज़न वाला भी लग सकता है यहाँ,
या फिर रिजल्ट वाला भी लग सकता है। अब हमारे ऑप्शन पर डिपेंड करेगा कि इसमें क्या क्या दिया हुआ है। देखिए सबसे पहले बिकॉज से स्टार्ट करेंगे। आई डिड नॉट हैव द करेक्ट वीज़ा बिकॉज आई कुड नॉट एंटर द कंट्री। मेरे पास सही वीज़ा नहीं था क्योंकि मैं कंट्री में प्रवेश नहीं कर रहा था। तो ये तो है ही नहीं, कारण तो ऑलरेडी ऊपर दे रखा है, ठीक है ना। यदि इसके पहले लगा हुआ होता तो हम लिख सकते थे कि आई कुड नॉट एंटर द कंट्री बिकॉज आई डिड नॉट हैव द करेक्ट वीज़ा। तो इस वजह से यहाँ पर बिकॉज लगाया जा सकता था, लेकिन जो ब्लैंक है वो इसके बाद दिया हुआ, ठीक है। तो रिजल्ट को शो करने वाला यहाँ पर लगेगा। इसका मतलब ये हुआ कारण शो करने वाले यहाँ पर कंजंक्शन का यूज नहीं होगा। तो बिकॉज तो यहाँ खत्म। फिर हम एज की बात करें। एज मतलब यहाँ पर कंपैरिजन के लिए, एज इफ, एज, ठीक है। तो एज यहाँ पर कंपैरिजन के लिए यूज होता है। तो यहाँ पर बात कंपैरिजन की हो रही है क्या सेंटेंस में? नहीं हो रही, तो एज भी यहाँ से हमने एलिमिनेट कर दी। फिर आते हैं हम इफ की। इफ मीन्स कंडीशन। तो सेंटेंस में कहीं पर भी कंडीशन का, सेंटेंस को देखकर पता चल रहा है कि ये कंडीशन वाला है? नहीं, यहाँ पर सिर्फ किसकी बात हो रही है? रीजन या तो फिर रिजल्ट, ठीक है। तो अब हम आते हैं कॉन्सिक्वेंटली पर, ठीक है। कॉन्सिक्वेंटली पर आते हैं तो इस कॉन्सिक्वेंटली का मीन्स हो गया, कॉन्सिक्वेंसेस मीन्स क्या होता है कि परिणाम। इसका क्या परिणाम हुआ? इस पूरे वर्ड का मीनिंग हुआ हिंदी में भी परिणाम था, ठीक है। तो सेंटेंस में पहले रीजन दिया, करेक्ट वीज़ा नहीं था, इसका परिणाम क्या हुआ? इसका रिजल्ट ये हुआ कि उसे देश में प्रवेश नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये परिणाम बता दिया, रिजल्ट बता दिया, ठीक है। तो इस वजह से करेक्ट वीज़ा ना होने के कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुए कि उसे कंट्री में प्रवेश नहीं मिला। इसलिए जो आंसर हुआ वो क्या हो गया? कॉन्सिक्वेंटली इसका करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। सेंटेंस हम देखें कॉन्सिक्वेंटली तो इसका मीनिंग ही क्या हो रहा है यहाँ पर? रिजल्ट, ठीक है। कॉन्सिक्वेंसेस मीन्स रिजल्ट इसके क्या, या तो अच्छे हो सकते हैं या फिर बुरे भी हो सकते हैं। बेसिकली ये नेगेटिव टर्म्स में यूज होता है कॉन्सिक्वेंसेस। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यू कैन हैव एन आइसक्रीम ब्लैंक यू हैव फिनिश्ड योर होमवर्क। क्या है? यू कैन हैव एन आइसक्रीम ब्लैंक यू हैव फिनिश्ड योर होमवर्क। तुम्हें आइसक्रीम मिल सकती है या दी जा सकती है, ब्लैंक यू हैव फिनिश्ड योर होमवर्क। तुम्हें अपना क्या काम करना पड़ेगा? होमवर्क है उसे पूरा करना पड़ेगा। तो तुम्हें क्या मिल सकती है? आइसक्रीम मिल सकती, ठीक है। तो यहाँ पर एक तरीके से हम बोलें कि बच्चे को ब्राइब किया जा रहा है, मतलब यहाँ पर जो है कंडीशन रखी जा रही है उसके सामने। क्या कंडीशन रखी जा रही है कि या तो होमवर्क कर लो, होमवर्क करोगे तो तुम्हें क्या मिलेगी? आइसक्रीम। तो कंडीशन क्या है कि आइसक्रीम मिलने की कंडीशन ये है कि तुम्हें होमवर्क करना पड़ेगा, ठीक है। तो कंडीशन इफ है क्या? यहाँ नहीं है। अनलेस है क्या? नहीं है, ठीक है। तो फिर अब यहाँ पर कौन सी जो कंजंक्शन है उसका यूज होगा? तो हम देखेंगे कि सो आ सकता है क्या? यू कैन हैव एन आइसक्रीम सो यू हैव फिनिश्ड योर वर्क। नहीं, ये नहीं आएगा। या यहाँ पर ऑप्शन दिए जा रहे हैं क्या कि या तो आइसक्रीम लो या फिर होमवर्क करो? नहीं, ऑप्शन नहीं दिए जा रहे हैं, तो सो नहीं और नहीं, ठीक है। सिंस की बात कर ले तो सिंस ये क्या है? एक रीजन, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के रीजन वाली ब्लॉक में सिंस आता है, जिसका हम बिकॉज की तरह यूज होता है। तो रीजन यहाँ पर कोई कारण हो रहा है या कारण की वजह से कोई परिणाम निकल रहा है? नहीं, यहाँ पर कोई भी कारण नहीं कि यू कैन हैव एन आइसक्रीम सिंस यू हैव फिनिश्ड योर वर्क, कारण नहीं है। अब हम चलेंगे प्रोवाइडेड डेट। तो इसका आंसर जो है वो प्रोवाइडेड डेट है। क्यों प्रोवाइडेड डेट रहेगा? देखिए, प्रोवाइड करवाना मतलब किसी को देना, कोई भी चीज़ प्रोवाइड करना, मुहैया करना। तो यू कैन हैव एन आइसक्रीम प्रोवाइडेड डेट, ठीक है, प्रोवाइड की जाएगी यू हैव फिनिश्ड योर वर्क। कब करी जाएगी? जब तुम अपना होमवर्क फिनिश कर लोगे। तो ये भी एज ए कंडीशनल सेंटेंस की तरह या कंडीशनल कंजंक्शन की तरह यूज होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ब्लैंक जॉन वॉज फिक्सिंग द कार। जॉन वॉज फिक्सिंग द कार, हिज वाइफ वॉज मेकिंग सैंडविचेस। हिज वाइफ वॉज मेकिंग सैंडविचेस,
ठीक है, तो यहाँ पर देखा जॉन वॉज फिक्सिंग द कार, जॉन अपनी कार सुधार रहा है, फिक्स कर रहा है जो भी उसमें गड़बड़ है। और जो उसकी पत्नी है, हिज वाइफ वॉज मेकिंग सैंडविचेस, उसकी पत्नी जो है वो सैंडविच बना रही है। ठीक है, 2 सेंटेंसेस हैं। तो अब यहाँ पर हमें देखना है कि क्या आ सकता है। के बावजूद आएगा, डिस्पाइट का हमने मीनिंग देखा अभी, के बावजूद। डिस्पाइट जॉन वॉज फिक्सिंग द कार, हिज वाइफ वॉज मेकिंग सैंडविचेस, तो ये तो कोई सेंस नहीं मिल रहा है ना, कोई नेगेटिव सेंटेंस तो है नहीं, अपोज करने वाले सेंटेंस तो नहीं है। भाई वो अपनी कार फिक्स कर सकता है, वो अपने किचन में काम कर सकती है। ठीक है, तो 2 अपोज करने वाले सेंटेंस तो मिल ही नहीं रहे ना, तो यहाँ पर डिस्पाइट नहीं आएगा। अनलेस, यदि नहीं, यदि जॉन, अनलेस जॉन वॉज फिक्सिंग द कार, यदि जॉन कार को फिक्स नहीं कर रहा, हिज वाइफ वॉज मेकिंग सैंडविच, उसकी पत्नी सैंडविच बना रही, तो ये भी कोई सेंस नहीं बनेगा। ना ही अनटिल, जब तक नहीं, तो अनटिल जॉन वॉज फिक्सिंग द कार, जब तक जॉन कार फिक्स नहीं कर लेता, हिज वाइफ वॉज मेकिंग सैंडविचेस, उसकी पत्नी सैंडविचेस बनाती रहेगी। नहीं, यहाँ पर अनटिल क्यों नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर तो हमने देखा था कि अनटिल के तुरंत बाद वाला सेंटेंस जो रहेगा वो नेगेटिव नहीं होगा, लेकिन उसके बाद वाला टर्म जो रहेगी वो नेगेटिव टर्म में ही आती। ठीक है, तो इसलिए इसका जो आंसर रहेगा वो हो जाएगा वाइल। और वाइल का मीनिंग होता है के दौरान, तो उसके कार सुधारने के दौरान उसकी जो पत्नी थी वो क्या बना रही थी, सैंडविच बना रही थी, तो ये वाइल आ गया। विकी स्टडीज ब्लैंक बायोलॉजी ब्लैंक केमिस्ट्री, विकी स्टडीज ब्लैंक बायोलॉजी ब्लैंक केमिस्ट्री, तो अब ये आ गई हमारी कोरिलेटिव कंजंक्शन। 2 कंजंक्शन का यहाँ पर यूज होता है, 2 वर्ड्स वाली कंजंक्शन, पेयर वाली कंजंक्शन का। ठीक है, अब हम देखते हैं यहाँ पर कि क्या हो सकता है। तो विकी स्टडीज नॉट ओनली बायोलॉजी बट ऑल्सो केमिस्ट्री, विकी पढ़ता है, क्या पढ़ता है, स्टडीज, ना केवल बायोलॉजी और साथ में केमिस्ट्री भी। ये जम सकता है, बिल्कुल जम सकता है, ये आंसर इसका हो सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, फिर हम देखते हैं नॉट बट, तो विकी स्टडीज नॉट बायोलॉजी बट केमिस्ट्री, नहीं, क्यों नहीं होगा, देखिए जुड़ने को जुड़ सकती, लेकिन यहाँ पर ये हम वर्ड देख रहे हैं स्टडीज, पढ़ता है, एस मतलब यहाँ पर प्लूरल की बात हो रही है, तो प्लूरल की बात हो रही है तो यहाँ पर क्या होगा, 2 टर्म्स हो सकती है, या तो दोनों ही चीज़ें पढ़ेगा या दोनों चीज़ें नहीं पढ़ेगा, कोई ऑप्शन यहाँ पर उसके पास नहीं रहेगा। लेकिन जब हम नॉट और बट का यहाँ पर यूज़ करेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा कि बायोलॉजी नहीं पढ़ेगा लेकिन केमिस्ट्री तो पढ़ेगा, लेकिन इस सेंटेंस के साथ नहीं जाएगा पूरा, तो इसलिए नॉट और बट यहाँ पर नहीं होगा। एज नहीं, बिल्कुल भी नहीं, यहाँ पर कंपैरिजन थोड़ी ना हो रहा है, तो ये भी खत्म। फिर आते हैं हम आइदर और पर, तो विकी स्टडीज आइदर बायोलॉजी और केमिस्ट्री, फिर यहाँ पर यही गड़बड़ हो गई, ये भी खत्म। क्यों, क्योंकि आइदर और भी हमें यहाँ पर ऑप्शन दे रहे हैं, या तो बायोलॉजी पढ़ेगा या फिर क्या पढ़ेगा, केमिस्ट्री पढ़ेगा, तो हमें ऑप्शन नहीं चाहिए ना, हम इसके साथ भी जाएंगे। यहाँ पर 2 की बात हो रही, प्लूरल की बात हो रही, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, नॉट ओनली बट ऑल्सो। क्या होगा, विकी स्टडीज ना केवल बायोलॉजी पढ़ता है, साथ ही साथ वो केमिस्ट्री भी पढ़ता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ब्लैंक द प्रोफेसर्स ब्लैंक द स्टूडेंट्स लाइक द न्यू बिल्डिंग, ब्लैंक द प्रोफेसर्स ब्लैंक द स्टूडेंट्स लाइक द न्यू बिल्डिंग। ठीक है, मीनिंग क्या हुआ, यहाँ पर हम देखेंगे प्रोफेसर्स और स्टूडेंट्स नई बिल्डिंग को पसंद करते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या होगा देखते हैं कि ऑप्शन क्या दिए हमको, पहला दिया बोथ एंड, दूसरा है ईदर और या आइदर और, नॉट बट और नीदर नॉट। ठीक है, तो बोथ द प्रोफेसर एंड द स्टूडेंट लाइक द न्यू बिल्डिंग। ठीक है, दूसरा है नॉट द प्रोफेसर बट द स्टूडेंट लाइक द न्यू बिल्डिंग, नहीं। ठीक है, तो ये तो खत्म हो जाएगा यहाँ। फिर आते हैं हम ईदर और नीदर नॉट। ईदर और नीदर नॉट की बात करें तो यहाँ पर ईदर द प्रोफेसर और द स्टूडेंट लाइक द न्यू बिल्डिंग, या तो प्रोफेसर्स करेंगे या फिर स्टूडेंट्स करेंगे, तो भाई ऐसा थोड़ी ना, अच्छी बिल्डिंग बनी है तो दोनों ही करेंगे ना। ठीक है, नीदर नॉट भी दोनों नहीं की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिए जा रहे हैं, तो यदि ऑप्शन दिए जाते तो ये भी सही हो जाता, ये भी सही हो जाता, लेकिन हमें इन सब से बचना है,
तो यहाँ पर यदि हम देखें तो दोनों सही हम कर भी सकते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन इससे भी अच्छा ये 50-50 में चलेंगे हमारे, ठीक है। इसके बाद यदि हम यहाँ पर जाएं बोथ एंड के पास, तो ये अपना पूरा का पूरा 100% मीनिंग दे रहा है। यदि बोथ एंड नहीं होता, इसकी जगह पर कोई और दूसरा ऑप्शन होता, तो हम यहाँ पर कर सकते थे। अब यहाँ पर कर तो सकते थे, लेकिन यहाँ पर दोनों ही ऑप्शन आ जाते, फिर वो गलत हो जाता। या फिर ऑप्शन हमें यहाँ पर कुछ दिए होते कि बी और डी भी सही है, बोथ बी एंड डी, ठीक है, तो कर सकते थे। लेकिन बोथ एंड के पास यदि हम गए तो इसका मीनिंग क्या हुआ, बोथ द प्रोफेसर्स एंड द चिल्ड्रन लाइक द न्यू बिल्डिंग। तो ये भी हो सकता था इसका, और फिर यहाँ पर ये भी हो सकता था, ये भी हो सकता था। तो यहाँ पर देखो क्या टर्म यहाँ पर यूज हो रही, बोथ द प्रोफेसर एंड द स्टूडेंट, तो ये भी इसका सही हो सकता है, और नीदर नॉर यूज है, ईदर और नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन देगा, यहाँ पर दोनों की बात की जाएगी, यदि एक को पसंद नहीं आएगी तो दूसरे को भी नहीं आएगी। तो नीदर नॉर या फिर बोथ एंड के साथ हम जा सकते हैं, तो दोनों ही सही होंगे। यदि आप ये भी लगाएंगे तो भी ये भी सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं, गिनो इज ब्लैंक अ वेटर ब्लैंक अ कुक इंस्टेड, ठीक है। गिनो जो है वो एक वेटर है, ब्लैंक अ कुक इंस्टेड। अब यहाँ पर इंस्टेड देखना है, इंस्टेड के मतलब के स्थान पर हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर जो रहेगा वो क्या हो जाएगा, नॉट बट। क्यों? गिनो इज नॉट अ वेटर अ कुक इंस्टेड। अब देखिए यहाँ पर जो पूरा आंसर बन रहा है वो इस वर्ड की वजह से आया। इंस्टेड का हमने यहाँ पर मीनिंग देखा के स्थान, ठीक है। तो पहले में क्या बोल रहा है, अ वेटर, तो गिनो इज अ वेटर नॉट अ वेटर, उसको हमें बताना है कि वेटर नहीं है, तो फिर वो क्या है, तो फिर वो कुक है इसके स्थान पर। तो इंस्टेड वर्ड के स्थान के लिए हमने यहाँ पर क्या यूज किया, नॉट और बट, ठीक है। यहाँ पर बोथ एंड क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि यहाँ पर इंस्टेड वर्ड दिया है ना कि स्थान पर, तो कोई एक चीज ही होगा, वो या तो वेटर होगा या फिर कुक होगा। और यहाँ पर या तो या वाला ऑप्शन भी नहीं चलेगा, यहाँ पर सिर्फ कुक के साथ इंस्टेड दिया, इसलिए यहाँ पर नॉट और बट आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, आई विल गो टू ब्लैंक बरमूडा ब्लैंक सेंट थॉमस ऑन वेकेशन, ठीक है। हम जाएंगे कहाँ पर, बरमूडा, अपने वेकेशंस पर। अब यहाँ पर हमें देखना है कि हम जाएंगे बरमूडा या फिर सेंट थॉमस, तो क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा ईदर और, ठीक है। या तो हम बरमूडा जाएंगे, ऑप्शन दे रहा है ना जाने का, क्या क्या पॉजिटिव टर्म में दे रहा है, या तो बरमूडा जा सकते हैं या फिर सेंट थॉमस जा सकते हैं। तो दो ऑप्शन, किसी भी एक पर से एक में जाएंगे, करेक्ट है। तो जाएंगे हम यहाँ पर ईदर और के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्या है, आई लाइक मिल्क बटर क्रीम एंड योगर्ट ब्लैंक आई डोंट लाइक चीज़। मुझे पसंद है बटर मिल्क क्रीम एंड योगर्ट ब्लैंक आई डोंट लाइक चीज़, पर मुझे पसंद नहीं है क्या, चीज़। पहला पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, ठीक है ना। पहला सेंटेंस क्या है, पॉजिटिव है, दूसरा नेगेटिव सेंटेंस है, मतलब पहला अफर्मेटिव सेंटेंस है, दूसरा नेगेटिव। तो उस हिसाब से तो यहाँ पर क्या आना चाहिए था, बट आना चाहिए था। लेकिन क्या यहाँ पर बट दिया है हमारे ऑप्शन में, नहीं दिया है। तो चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहले क्या दे रखा है यहाँ पर, शो। आई लाइक मिल्क बटर क्रीम एंड योगर्ट सो आई डोंट लाइक चीज, मुझे ये पसंद है इसीलिए मुझे ये पसंद नहीं। तो ऐसा तो ये कोई कारण नहीं हो सकता ना जिसका ये परिणाम, तो यहाँ पर सो तो नहीं आएगा। फिर हम बात करें एंड की, आई लाइक मिल्क बटर क्रीम एंड योगर्ट एंड आई डोंट लाइक चीज। तो एंड क्या बोलता है कि एंड हमेशा दो अफर्मेटिव सेंटेंसेस, दो पॉजिटिव सेंटेंस, इक्वल रैंक वाले सेंटेंसेस को यहाँ पर जोड़ता है। तो यहाँ पर एक तो पॉजिटिव है, दूसरा क्या बन जाएगा, यहाँ पर नेगेटिव है, तो इसलिए यहाँ पर एंड का यूज भी नहीं होगा। फिर हम बात करें और, तो मुझे पसंद है मिल्क बटर क्रीम एंड योगर्ट, और उसके बाद या मुझे पसंद नहीं है चीज़, तो यहाँ पर क्या ऑप्शन दिए जा रहे हैं सेंटेंस में, नहीं दिए जा रहे, तो और भी यहाँ पर खत्म। इसलिए इसका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, हाउएवर। कैसे,
आई लाइक मिल्क बटर क्रीम एंड योगर्ट, हाउएवर आई डोंट लाइक चीज़, जबकि मुझे पसंद नहीं है चीज़। इतनी सब चीज़ें पसंद होती हैं, उसके बाद भी मुझे क्या पसंद नहीं है, चीज़। यहाँ बट होता तो वो भी आ सकता था। ठीक है, तो इस तरीके से हम ऑप्शन को रखकर अपने आंसर्स यहाँ पर देखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, ब्लैंक यू डू योर होमवर्क। ठीक है, यू डू योर होमवर्क, तुम्हें अपना होमवर्क करना चाहिए, तुम अपना होमवर्क करो। यू डू योर होमवर्क, तुम अपना होमवर्क करो। यू विल पास द कोर्स, तुम कोर्स में क्या हो जाओगे, पास हो जाओगे। सेंटेंस क्या है पहला, तुम अपना होमवर्क करो। यू विल पास द कोर्स, तुम कोर्स में पास हो जाओगी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, अनलेस रख के देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हमने यदि अनलेस रखा, अनलेस मीन्स यदि नहीं, तो अनलेस यू डू योर वर्क, यदि तुम अपना होमवर्क नहीं करते तो यू विल पास द कोर्स, तो तुम कोर्स में पास हो जाओगे। होमवर्क नहीं करोगे तो कोर्स में पास कैसे होगे? तो कंडीशन तो यही है ना तुम्हारी कि होमवर्क करो और कोर्स में पास हो जाओ। तो यदि अनलेस यहाँ पर आना होता तो ये जो दूसरा सेंटेंस है उसे नेगेटिव रखना है। ये तो बिल्कुल इसके लिए सही है कि यहाँ पर नेगेटिव नहीं है, लेकिन यहाँ पर तो होना है ना, क्योंकि फिर ये सेंटेंस का पूरा मीनिंग ही बदल जाएगा अनलेस यदि हम यहाँ पर रख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये अनलेस नहीं होगा। फिर हम चलते हैं अनटिल, अनटिल के पास, अनटिल यू डू योर होमवर्क, जब तक तुम अपना होमवर्क नहीं कर लेते, यू विल पास द कोर्स, तुम कोर्स में पास हो जाओगे। तो ये भी नेगेटिव कहा है कि अनलेस और अनटिल नेगेटिव सेंस रखे होते हैं, तो यहाँ पर क्या है, एक नेगेटिव आएगा, मतलब यहाँ पर नॉट होना चाहिए था, तब अनटिल बैठता उसके साथ, तो अनटिल भी यहाँ पर गलत हो जाएगा। फिर हम बात करें व्हेन की, व्हेन यू डू योर वर्क, जब तुम अपना होमवर्क करोगे, यू विल पास द कोर्स, तुम कोर्स में पास हो जाओगे। तो ये यहाँ पर टाइम की बात नहीं हो रही यहाँ पर, ठीक है ना, तो यहाँ पर कंडीशन की बात हो रही। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, एज लॉन्ग एज। इसका मीनिंग ये हुआ कि जब तक तुम अपना होमवर्क करते रहोगे, जब तक करते रहोगे तब तुम पास हो जाओगे। तो जैसे ही तुम होमवर्क करोगे, जब तक होमवर्क करोगे, ठीक है, यू डू योर वर्क, तो तुम अपने जो भी कोर्स रहेगा उसमें पास होते जाओगे। तो इसलिए इसका आंसर एज लॉन्ग एज हो जाएगा। चलिए, आई वॉन्टेड टू ईट, मैं खाना चाहता हूँ क्या, जापानीज फूड, जापानीज फूड खाना चाहता था। ठीक है, आई वॉन्टेड टू ईट जापानीज फूड, मैं जापानीज फूड खाना चाहता था, जापानीज कुजीन खाना चाहता था। उसके बाद फिर ऑप्शन यहाँ पर क्या है हमारा, ब्लैंक। देन नेक्स्ट सेंटेंस क्या है यहाँ पर, माई वाइफ वॉन्टेड टू ईट चाइनीज़ फूड, उसकी जो वाइफ थी वो क्या खाना चाहती थी, चाइनीज़ फूड। तो ये जापानीज़ फूड खाना चाहते थे, ये चाइनीज़ फूड खाना चाहती थी। अब इन दोनों सेंटेंस को हमें जोड़ना है, तो फिर वही काम करेंगे, सो से रखना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आई वॉन्टेड टू ईट जापानीज़ फूड, मैं जापानीज़ फूड खाना चाहता था, इसलिए मेरी वाइफ चाइनीज़ फूड खाना चाहती थी। नहीं, कोई ऑप्शन नहीं बनता इसमें। ठीक है, फिर हम रखा बैन, हमने रखा मैं जापानीज़ फूड खाना चाहता था जब मेरी पत्नी चाइनीज़ फूड खाना चाहती थी। नहीं, बिल्कुल नहीं। तो ये जो सेंटेंस है कंट्रास्ट हो रहे हैं ना, एक दूसरे के कॉन्ट्रास्ट में है कि नहीं, ऑपोजिट है कि नहीं, एक चाइनीज़ फूड पसंद कर रहा है, दूसरा जापानीज़ फूड पसंद कर रहा है। तो यहाँ पर जो भी कंजंक्शन आएगी वो भी कैसी होगी, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव सेंटेंस वाले टर्म में होगी। सिंस यदि हम देखें, क्या यहाँ पर सिंस आ सकता है या फिर यहाँ पर वेयरएज आएगा, तो यहाँ पर जो ऑप्शन आएगा वो क्या आएगा, इसका आंसर वेयरएज आएगा। ठीक है, सिंस यहाँ पर कारण बता रहा है ना, यहाँ पर कारण की तो कोई बात ही नहीं है, ये कोई कारण थोड़ी ना हो सकता उसकी पत्नी का चाइनीज़ फूड खाने का, क्योंकि उसका पति जापानीज़ फूड खा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर एक दूसरे को अपोजिट कर रहे हैं, एक दूसरे के अपोजिट में है, इसलिए क्या आ जाएगा, वेयरएज। और वेयरएज का मतलब जबकि। क्या होगा सेंटेंस पूरा, आई वॉन्टेड टू ईट जापानीज़ फूड वेयरएज माई वाइफ वॉन्टेड टू ईट चाइनीज़ फूड, मतलब उसी समय के दौरान मुझे जापानीज़ फूड चाहिए था और मेरी वाइफ को क्या चाहिए था, जबकि मेरी वाइफ को चाहिए था कौन सा, चाइनीज़ फूड। करेक्ट। तो इस तरीके से हमें सेंटेंसेस की मूड के हिसाब से इसमें रखना पड़ेगा, या फिर हम क्या दूसरा काम कर सकते हैं हमारे ऑप्शंस के लिए, एमसीक्यूज़ के लिए, कंजंक्शन के लिए, कि हमारे जो ऑप्शन हैं उनमें से सबसे पहले हम एलिमिनेशन राउंड वाला यहाँ पर टर्म लगाएंगे, कौन सा बिल्कुल भी नहीं आ सकता,
वो करेंगे। और फिर कुछ कुछ ऐसे कंजंक्शंस रहते हैं, ऐसे सेंटेंसेस रहते हैं जो अपनी मीनिंग के अकॉर्डिंग ही वो पूरा वहाँ पर बता देंगे। एक बार हमने हिंदी मीनिंग करके देखा तो उसमें जो भी कंजंक्शन आएगी वहाँ पर वो सेट हो सकती है। फिर हमने, या दूसरा तरीका ये भी हो सकता है कि हम यहाँ पर अपने जो ऑप्शंस है वो फिट करके देखें और उसका मीनिंग लगा के देखें, तो वो अपने आप समझ में आ जाएगा यहाँ पर किस हिसाब से। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है सबऑर्डिनेट कंजंक्शन में, जो कि 9 अपने जो वो कैटेगरी है उसके अकॉर्डिंग ही चलती है। तो उन्हें हमें ध्यान में रखना कि किस कैटेगरी में कौन कौन सी कंजंक्शंस आ सकती हैं और कैसे वो काम करती हैं।